और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की और मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड ये था। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से परेशानी हुई और सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया। सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। हमारे पर्व परंपरा हमें गतिशील बनाते हैं। सावन का कई मायनों में महत्व है और सावन हरियाली का प्रतीक है। काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आज धरोहरों को संजोया जा रहा है। अमेरिका के 2 लोग अमरनाथ यात्रा पर आए। सांस्कृतिक जन जागरण से रोजगार भी मिल रहा है। उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोडभाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई और इसरो के नाम एक और कामयाबी, एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। एक साथ लॉन्च किए 7 सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्चिंग हुई और PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च की गई 7 सैटेलाइट। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और 44.4 मीटर लंबा है PSLV C56 रॉकेट। और खबर दिल्ली से है, जहां विपक्षी दलों की बैठक टल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। सितंबर तक टल सकती है विपक्षी दलों की ये बैठक और गठबंधन इंडिया की ये बैठक जो है वो फिलहाल आगे बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में 25 और 26 अगस्त को होनी थी विपक्षी दलों की बैठक, लेकिन अभी फिलहाल जानकारी ये कि ये बैठक जो है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है और सितंबर में बैठक होगी।
और मध्य प्रदेश के दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह हैं और दोपहर 2:20 पे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 2:30 बजे बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव भी जाएंगे अमित शाह। दर्शन पूजन के बाद 6 बजे होटल मेरिट पहुंचेंगे अमित शाह और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को भी वो संबोधित करेंगे। रात करीब 8:35 पे दिल्ली के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम है। इसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। लिस्ट में 13 राष्ट्रीय सचिव, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए किस तरह के बदलाव किए गए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव भी कर लिया है। स्पेशल 38, जी हां, संगठन में तमाम तब्दीली की गई है। नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय समेत 38 नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए अनिल एंटनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल पूर्व रक्षा मंत्री एक एंटनी के बेटे हैं। खास बात है कि बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में राजेश अग्रवाल को बीजेपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नरेश बंसल को बीजेपी का सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आइए अब जेपी नड्डा की टीम पर नजर डालते हैं। नड्डा की नई टीम, इन्हें बनाया गया बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव सत्या कुमार आंध्र प्रदेश, अरविंद मेनन दिल्ली, पंकजा मुंडे महाराष्ट्र, नरेंद्र सिंह रैना पंजाब, डॉक्टर अलका गुर्जर राजस्थान, अनुपमा हाजरा पश्चिम बंगाल, ओम प्रकाश धुर्वे मध्य प्रदेश, ऋतुराज सिन्हा बिहार, आशा लाकड़ा झारखंड, कामाख्या प्रसाद तासा सांसद असम, अनिल एंटनी केरल। नड्डा की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम: रमन सिंह विधायक छत्तीसगढ़, वसुंधरा राजे विधायक राजस्थान, रघुवर दास झारखंड, सौदान सिंह मध्य प्रदेश, बैजयंत पांडा ओडिशा, सरोज पांडे सांसद छत्तीसगढ़, रेखा वर्मा सांसद उत्तर प्रदेश, डीके अरुणा तेलंगाना, एम चौबा एओ नागालैंड, अब्दुल्ला कुट्टी केरल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद उत्तर प्रदेश, तारिक मंसूर विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए अरुण सिंह सांसद उत्तर प्रदेश, राधा मोहन अग्रवाल सांसद उत्तर प्रदेश, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश, दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली, सुनील बंसल राजस्थान, विनोद तावड़े महाराष्ट्र, तरुण चुग पंजाब, संजय बंदी सांसद तेलंगाना। जेपी नड्डा ने जिन चेहरों को टीम से हटाया, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से 2-2 नेताओं की छुट्टी। कर्नाटक में अपना ही चुनाव हारने वाले सीटी रवि की महासचिव पद से छुट्टी। असम के बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया भी महासचिव पद से हटाए गए। राष्ट्रीय सचिव के पद से हरीश द्विवेदी हटाए गए हैं। उपाध्यक्ष रहे दिलीप घोष और भारतीबेन शायल को नई टीम में शामिल नहीं किया गया। आइए नड्डा टीम की बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। यूपी से सबसे ज्यादा 6 नाम हैं: सुरेंद्र सिंह नागर, रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, अरुण सिंह। तेलंगाना से संजय बंदी नई टीम में शामिल हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को उनके पद पर बरकरार रखा गया है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने रहेंगे।
सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहेंगे बरकरार। लोकसभा चुनाव यानी देश का सबसे बड़ा चुनाव, और अगर चुनाव बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान किया। देखना होगा नड्डा की टीम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसा प्रदर्शन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मुरली मनोहर जोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। तो मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है और उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं पीएम मोदी और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला और उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। खबर लखनऊ से है, जहां माइक्रो बूथ मैनेजमेंट से जुड़े हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बूथों पर गठित की हैं ये कमेटियों के ऊपर सेक्टर कमेटियों का गठन हुआ है और समाजवादी पार्टी ने हर जोन में 6 सेक्टर बनाए हैं। हर सेक्टर कमेटी देखेगी 10 से 12 कमेटियों के काम और जोनल कमेटियों के गठन में भी समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। फ्लोटिंग वोट को समाजवादी पार्टी के पाले में लाने की तैयारी की जा रही है और बूथ कमेटी को 100 वोटरों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। 10 सदस्यों की बूथ कमेटी को संपर्क करने के निर्देश दिए गए। कमेटियों को रखना होगा संपर्क करने वाले वोटरों का रिकॉर्ड। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके चेतावनी दी है कि यूपी के अस्पतालों में मरीज जांच परख कर दवा लें। अस्पतालों में कहीं दवाइयां एक्सपायर तो नहीं हो गई, ये उन्होंने कहा। और एक्सपायरी दवाओं की शिकायत लगातार मिल रही है, जानलेवा साबित होने की खबरें लगातार बढ़ रही हैं और बीजेपी सरकार मरीजों को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे, अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया। और खबर लखनऊ से है, जहां एटीएस के रडार पर हैं आईएसआई एजेंटों के सहयोगी और गोंडा के तरफगंज से मुंबई तक नेटवर्क को लेकर पड़ताल जारी है। एटीएस को फ्लिपिंग मॉड्यूल की जो सूचनाएं मिली हैं और गिरफ्तार रईस से पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। गोंडा से संदिग्ध मोहम्मद रईस गिरफ्तार हुआ और मुंबई से अरमान और सलमान की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार अरमान और सलमान ने भी कई खुलासे किए हैं। देश की संवेदनशील सूचनाओं को आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है और तीनों संदिग्धों पर सूचनाओं को आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है। रिमांड के दौरान मिली सूचनाओं का सत्यापन कराया जा रहा है। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच, खातों की जांच में भी एटीएस जुटी हुई है और जासूसी के बदले तीनों के खातों में भुगतान की जानकारी भी है। तीनों को संवेदनशील सूचनाएं देने वालों की भी तलाश जारी है। तो जासूसी के बदले तीनों के खातों में भुगतान की जानकारी एटीएस को मिली और इसके बाद अब ये तीनों ही रडार पे हैं। एटीएस के रडार पे आईएसआई एजेंट हैं और अब एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। गोंडा के तरफगंज से मुंबई तक नेटवर्क को लेकर जांच जारी है, पड़ताल जारी है। तो गोंडा से संदिग्ध मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से भी गिरफ्तारी हुई। मुंबई से अरमान और सलमान की गिरफ्तारी हुई और उनके गिरफ्तारी के बाद कई तरह के खुलासे हुए। खबर मेरठ से है, जहां 5 दिन पहले रोहिंग्या की तलाश में आई थी एटीएस और मेरठ से गायब हुआ शरणार्थी रोहिंग्या परिवार। अलीपुर गांव में 10 सदस्यों की रोहिंग्या फैमिली थी।
और जांच में 10 में से 4 के रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिले थे। 31 जुलाई तक दिखाने थे फैमिली को रिफ्यूजी कार्ड, और कार्ड दिखाने से पहले ही रोहिंग्या फैमिली फरार हो गई। भारत में अवैध तरीके से रहने का शक गहरा चुका है। खरखोदा पुलिस के जिम्मे थी रोहिंग्या पर निगरानी रखने की। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, ये रोहिंग्या परिवार यहां से लापता हो गया, इनकी जिम्मेदारी थी कि इन पे नजर रखी जाएगी, जांच की जा रही थी, कार्ड दिखाने से पहले ही ये परिवार फरार हो गया। देखिए राजेश, जिस तरह से एटीएस की कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें मेरठ से भी 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए थे। एक परिवार था जिसमें 10 लोग थे, उनका जो रिफ्यूजन था वो होना था। वहां पर पुलिस लगातार निगाह बनाए हुई थी, लेकिन देर रात से अगर बात की जाए तो पूरा परिवार गायब है। पुलिस ने अब उनकी छानबीन शुरू की है। सवाल ये है कि जिस तरह से जो ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, भारत में एंट्री करते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी पकड़ बनाते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सफाई कर्मी और ऐसी नौकरी पाते हैं जिसके चलते जो लोग हैं उनका ध्यान ना भटक सके, पुलिस का ध्यान ना जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा परिवार रात रात में ही गायब हो गया है। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस अब उस परिवार की छानबीन कर रही है, कहां पहुंचा है परिवार, किसके सिंडिकेट है, क्या चल रहा है, उन सभी तथ्यों पर छानबीन करने के लिए पुलिस अब जुट चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की निगरानी से पूरा परिवार गायब हो गया है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से देश के हर हिस्से में प्रत्येक व्यक्ति को देश की वर्तमान दशा का पता चलता है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री जी। सर, प्रधानमंत्री ने खुद आज उत्तर प्रदेश की तारीफ की, जिस तरह से वृक्षारोपण किया गया है आप लोग की तरफ से, सरकार की तारीफ की गई है। मन की बात एक विश्व में लोकप्रिय चैनल है। जिस प्रकार मोदी जी ने मन की बात पूरे विश्व में एक लोकप्रिय चैनल है, जिसके माध्यम से ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, गांव के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, जो कोई देख नहीं सकता, उनका कोई विषय उठा नहीं सकता है, ऐसे लोगों का देश और विश्व के स्तर पर करोड़ों लोगों को एक दिन में मालूम चल जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, कैसे जल स्रोत कर रहा है, जल संचय कैसे कर रहा है, वृक्षारोपण कैसे कर रहा है, यानी स्वच्छता अभियान कैसे चल रहा है, योग कैसे कर रहा है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और जो उपभोक्ता है या प्रोडक्शन है जिस जिस जिले का, जनपद का, तो एक व्यक्ति कैसे करता है, ये सभी का प्रचार प्रसार करने में जो करोड़ों रुपया लगता, वो मन की बात में एक दिन में उस महिला को पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जान जाते हैं, और उसका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्ट करते हैं, उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार होता है, और वास्तव में मन की बात एक लोकप्रिय मन की बात आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार किए हैं, इससे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और लोगों के अंदर एक उत्साहवर्धन हो रहा है। सर जी, मेरा माटी मेरा देश को लेके चल रहा है, आप कैंपेन चल रहा है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी ने भी, आप लोगों ने समीक्षा की थी। देखिए, हमारी मातृभूमि है, तिरंगा 75 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार तिरंगा फहराया गया था देश के अंदर, उसे मेरी मातृभूमि है, तो ये मेरा देश, मेरा मिट्टी से जुड़े हुए लोग इस देश के लिए अपना कुर्बानियाँ दिया है, त्याग किया, तपस्या किया। इस मट्टी से प्रेम है, पूरे संपूर्ण देशवासियों को इस माटी से प्रेम है। ये अभियान बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह जी, बताया थे कि देश में मिट्टी से प्रेम है, और जिससे तिरंगा दिखाया गया था, तिरंगा अभियान चला गया था, अपना देश में चलते थे, अब मेरा माटी मेरा देश अभियान चलेगा और पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा गिरफ्तार हुआ है और हयात होटल के पास से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। वकील विजय मिश्रा पे रंगदारी मांगने का आरोप है और प्रयागराज में दर्ज है व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस। धूमनगंज थाना पुलिस विजय मिश्रा को लेकर प्रयागराज पहुंची है और जिला अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है। प्रयागराज में दर्ज है व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस और धूमनगंज थाना पुलिस विजय मिश्रा को लेकर प्रयागराज पहुंची। तो जिला अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में
पुलिस ने पेश भी किया। दिनांक 30/7/23 को थाना धुमनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।